हेलो, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखने वाले हैं। ठीक है, ये पॉलिटी का ही आपके पास एक चैप्टर है। लास्ट क्लास में हम लोग देख लिया है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारा संविधान में जो भी चीज़ें आपके पास है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किन चीज़ों से लिए गए हैं, किस एक्ट से लिए गए, तो वो सब हमने देख लिया। ठीक है, वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे हैं, एक और इसके बाद आएगी डीपीएसपी। ठीक है, तो पिछले क्लास से आपने देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिटीजन को दिए जाते हैं। डीपीएसपी गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। गवर्नमेंट को हम पॉलिटी के टर्म में स्टेट बोलेंगे। डीपीएसपी आपके पास गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दिए जाते हैं। मतलब मौलिक अधिकार जो है वो सिटीजन को दिए जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो आपके पास है वो अपना पावर बढ़ा ना ले। तो गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल किया जाता है, लिमिट किया जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट अपना पावर ओवर रूल करके आपके पास लोगों के, सिटीजन के फंडामेंटल राइट को अगर हनन करती है तो लोग कोर्ट पहुंच सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट आपके पास नुकसान हो रहा है, मतलब कि हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सिएबल एंड जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट पहुंच सकते हो। डीपीएसपी इन्फोर्सिबल जस्टिसेबल नहीं है। डीपीएसपी में आएंगे तो वहाँ देख लेंगे, लेकिन मतलब फंडामेंटल राइट ये समझ लीजिए कि ये सिटीजन्स का राइट है और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हाँ, विथ सर्टेन लिमिटेशंस, आगे देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या लिस्ट में है जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स में आपके पास सबसे पहले है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी। ठीक ना, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 14 आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स मेंस में तो आता है, तो आपको तो सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा जो स्टोरी इसके पीछे बनती है या जो भी चीज़, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल है और ये क्या बोलता है। सब आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट दे देगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कम्स ऑन अंडर व्हिच आर्टिकल, 14, 15, 16, 17 ऐसे दे देगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या बोलता है आपके पास कि सभी लोग इंडिया में, जो भी लोग हैं आपके पास, सभी कानून के अंडर बराबर हैं। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बिलियनियर मिलियनियर कुछ भी हो जाओ। हाँ, कुछ लोग हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब तक वो कार्यकाल के अंदर हैं, ठीक ना, मतलब उनका जो आपके पास टेन्योर है उसके अंडर उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको इम्यूनिटी है, मतलब सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब इसके अलावा जितने भी है सभी के सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 15 आपको क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है धर्म के आधार पे, ठीक ना, उनके पहनावे या उनके आपके पास लुक्स के आधार पे कि वो किस रेस से आते हैं, मंगलोइड है या आपके पास ऑस्ट्रेलोइड है या क्या आपके पास है। ठीक है, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, सेक्स के आधार पे, मतलब कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या, प्लेस ऑफ बर्थ, हम बिहारी, हम मराठी, हम ये, इन सब चीज़ों पे आपके पास भेदभाव नहीं किया जा सकता है। होता है लेकिन नहीं किया जा सकता, मतलब आपके मौलिक अधिकार, आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहाँ से आपको अगर भगा दिया जा रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, रीजनलिज्म नहीं हो सकता है, रीजनलिज्म आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ावा नहीं देता है। जाति के आधार पे आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है, होते हैं लेकिन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, रेस, कास्ट, जाति के आधार पे आपके पास होती है आपके पास डिस्क्रिमिनेशन, कि मतलब छोटे लोगों को आपके पास पहले होता था, अब तो बहुत ख़त्म हो चुका है कि आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, साउथ में तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला था, केरला में आपके पास। ठीक है, और फिर अंबेडकर साहब भी किए थे बहिष्कृत भारत, ये सब आपके पास। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास हुई है, तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट है। अगर आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो।
इट कम्स अंडर आर्टिकल 15, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार में आपको सभी को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, ठीक है। अब रिजर्वेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि SC ST को, इन लोगों को, PWD को, आपके पास क्या है कि रिजर्वेशन मिल रहा है तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो हम कोर्ट में चला जाएंगे, नहीं, रिजर्वेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, जितने लोग जनरल में हैं उन लोगों को सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि एक जनरल का आदमी है, दूसरे जनरल का आदमी है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, सब बराबर होगा। SC ST में भी, SC में जितने भी SC हैं, शेड्यूल कास्ट है, सबको बराबर प्रेफरेंस मिलेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें कोई अप डाउन नहीं होगा, ठीक ना। ये कहने का मतलब है। तो ये आर्टिकल 16 के अंदर आपके पास आएगा। आर्टिकल 17 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है आपके पास, इसको ध्यान रखिएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म हो गया है आपके पास। पहले बहुत ज़्यादा था कि निचली जाति के लोग अगर अपर कास्ट के लोगों को छू भी देते थे तो वो गंगा नहाने जाते थे, या आपके पास बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते थे आपके पास, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और ऑफकोर्स कानून बनेगा, आपके पास एक्ट होगा तभी ख़त्म होता है। माइंडसेट वैसे तो अभी भी बहुत जगह पे हैं आपके पास, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट के थ्रू ये आपके पास ख़त्म हो चुका है। 17, ठीक है। नेक्स्ट जो 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। पहले के समय में आपके पास अंग्रेज लोग राजा को महाराजा धीराज, राजा साहब, राय दुर्लभ, बहुत सारे टाइप का टाइटल दिया जाता था, ये वो टाइटल, ठीक है। सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सब लोग को हम इक्वल बनाने की बात कर रहे हैं ना। हमारा ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा है? राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर करने की बात कर रहे हैं। तो कोई राजा, कोई राय, कोई ये वो कैसे बनेगा आपके पास? तो टाइटल सारे अबॉलिश कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। कुछ आपके पास टाइटल है मिलिट्री एकेडमिक, हाँ, आप टाइटल में डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है। मिलिट्री आपके पास लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ये सब लगा सकते हो आपके पास। उसके अलावा बाकी जो भी टाइटल है आपके पास वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है आर्टिकल 19 to 22, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या आते हैं वो आपके पास ध्यान दीजिएगा। 19 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब बोलने की आज़ादी आपके पास, ठीक है। आप कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो, ठीक है। असेंबली, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कि आप किसी जगह आराम से असेंबल कर सकते हो कुछ लोग, हाँ, और हथियार बंद नहीं होने चाहिए, तो ये आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ग्रुप्स, या आप ग्रुप फॉर्म कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लो, ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट, मतलब कि आप देश में देश में इस कोने से उस कोने में जा सकते हो, ये भी आपके पास राइट्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर मूवमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे में भी रुक भी सकते हैं, तो राइट टू रेसिडेंस भी है आपके पास, मतलब उस जगह पे आप बस सकते हो, ज़मीन खरीद के बस सकते हो इंडिया के किसी भी कोने में। आपको कोई वीज़ा ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपके पास, एक आधार कार्ड, एक जो भी आपका वोटर आई कार्ड है, पूरा इंडिया में वैलिड रहेगा आपके पास, ठीक है। और अगर उस जगह बस रहे हो तो आप ऑफकोर्स प्रोफेशन भी करोगे, कोई नौकरी करोगे, आपके पास कुछ आपके पास काम करोगे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। रीजनल में वो सब हो रहा है तो वो साइड की चीज़ है, लेकिन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो प्रोफेशन, तो इसमें जो मैंने बोला 19 में आपके पास कि फ्रीडम राइट है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये आपको ऐसे याद नहीं रखने कि 19 में आपके पास कि 19 के थर्ड में आपका एसोसिएशन है, फोर्थ मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि हाँ ये सारे 19 के अंदर आते हैं, ठीक है, बस इतना और कुछ नहीं। तो ये फ्रीडम राइट्स है आपके पास, बोलने की आज़ादी, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 19, नेक्स्ट ईयर 20, ठीक है। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, मतलब अगर कोई जुर्म आपके पास है तो उसके खिलाफ जो कन्विक्शन हो रही है उसको उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है कि कोई डबल जियोपार्डी नहीं होगी, मतलब एक ही आप जुर्म की हो उसके लिए आपको 2 बार सज़ा हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपका फंडामेंटल राइट है जिससे आपको बचाया जा सकता है, ठीक है। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, मतलब आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, तो ये फंडामेंटल राइट आपके पास। अगर कोई फोर्स कर रहा है तो आप कोर्ट में जाओ, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो 20 आपके पास आ रहा है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, मतलब जुर्म के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों का प्रोटेक्ट करा। तो 21 जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब कि
इन 70 सालों में इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास आर्टिकल एंटर किए हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू लिव, राइट टू डाई विद डिग्निटी, बहुत सारे आपके पास है। मतलब ये वाइड स्कोप है, तो इसका समझिए कि एक अलग से ही आपके पास क्लास चलती है। इवन आपके पास राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 पे एक आपके पास बीपीएससी में मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, केवल राइट टू लाइफ पे अंडर आर्टिकल 21। तो 21 आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रॉड फॉर्म में आपको बस ध्यान देना पड़ेगा 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ब्रॉड टर्म में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए अगर जहाँ भी रहेगा दैट इज वो अमेंडमेंट के थ्रू आया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टार्टिंग से नहीं था, अमेंडमेंट के थ्रू आया गया। और स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे रहेगा तो वो उसी आर्टिकल के अंदर क्लॉज है, तो वो मतलब पहले से मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो 21A ये आपके पास जो आया है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एंट्री किया है आपके पास, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। मतलब आपके पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमको देना है सभी बच्चे को जो 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों को आपके पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। अगर नहीं मिलता है तो वंस अगेन आप कोर्ट में जा सकते हो, आप बोल सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, देख लिया जाएगा, ठीक है। तो 21A के अंदर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 22 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है आपके पास 20 और 22 में, ध्यान रखिएगा। 22 में क्या, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देख लेते हैं क्या है आपके पास। लेकिन अरेस्ट के मतलब कि उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन है, मतलब कि एक प्रॉपर वारंट के थ्रू ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि चलिए ठीक है अरेस्ट कर लेते हैं बाद में देख लेंगे, आपका कागज़ वागज बन रहा है आपके पास, आप थोड़े बहुत जानकार हो अपने राइट्स के बारे में, तो बिना वारंट को आपका अरेस्ट नहीं किया जा सकता। डिटेंशन, हाँ डिटेंशन आपके पास है, मतलब कि वो आपको डिटेन कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा शक है कि आप आने वाले फ्यूचर में कुछ दिनों में कुछ समय में आप कुछ गलत कर सकते हो, मतलब कुछ एक बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हो, उनको ये शक है, कुछ सबूत हैं आपके पास, ठीक ना, तो आपको वो अरेस्ट डिटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है आपके पास, 3 महीने, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा आप उनको डिटेन नहीं कर सकते, आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास फंडामेंटल राइट है। तो 20 और 22 में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। 20 जुर्म के खिलाफ, 22 अरेस्ट के खिलाफ, ठीक है। पहले जुर्म करोगे तभी तक अरेस्ट होने की बात होगी, तो ध्यान रखिएगा 20 जुर्म पहले आता है, अरेस्ट बाद में आता है। तो 20, 22, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, 19 से लेके 22 तक ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, मतलब एक ब्रॉड ग्रुप के अंदर आपके पास आता है, ठीक है। 22 तक आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 23 to 24, 23 से 24 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपके पास राइट, ठीक है। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। मतलब लोगों का आपके पास धंधा हो रहा है, मतलब यहाँ से लोग किडनैप कर लिया है, किसी देश में भेज दिया गया, बेच दिया गया, उन्हें गलत धंधे में लगा दिया गया, फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी किया जा रहा है, ठीक ना। ये इनका मतलब कि फादर आपके पास काम कर रहे हैं, वो नहीं चुका पाए तो उनका बेटा करेगा, ये करेगा, तो ये फोर्स लेबर आपके पास है, ठीक ना। और किडनैप करके कहीं कहीं भेज रहे हैं आपके पास, तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट है, अगर आपको पता है, ठीक ना, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के थ्रू है। 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, मतलब कि जो चिल्ड्रेन आपके फैक्ट्री में एम्प्लॉय हो रहे हैं उसके खिलाफ आपको प्रोहिबिशन, मतलब आप रोक लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपका सर्टेन एज लिमिटेशन है कि हाँ 18 साल 14 साल, ठीक है, कि मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन का आपके पास इन्वायरमेंट फैक्ट्री है तो वहाँ पे आपका इस सर्टेन एज के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट या आपके पास सीमेंट फैक्ट्री या किसी भी जगह पे, ठीक है। अब कुछ आपके पास फेवरेबल डोमेस्टिक आपके पास फैक्ट्री है तो वहाँ पे सर्टेन एज के बच्चे 14 के अंडर के एज के बच्चे काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सब आपके पास सब कुछ फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है, तो फैक्ट्री एक्ट आएगा तो वहाँ आप देखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 24 के अंदर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो 23, 24 बोथ कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
25 से 28 ये आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा आपके पास। 25 फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप जिस भी धर्म के हो आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब उस धर्म के अंदर जो भी है देवी माँ की पूजा या कुछ भी आपके पास, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री प्रोफेशन, ठीक ना। आप उसके अराउंड जो भी आपके पास मतलब कि मैनेज आप करना है, आपके पास दुकान डलिया या जो भी सामान खरीदना, ये सब आप कर सकते हो। ये आपका मौलिक अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता आपके पास। आपका धर्म है, आप अपना प्रोपेगेट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं आपके पास है, ठीक है। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 26 क्या है कि जो भी आपके पास रिलीजियस अफेयर है, धार्मिक चीज़ें आपके पास है, मंदिर हुआ या जो चीज़ भी आपके पास हुआ, आप वो मैनेज कर सकते हो, ठीक ना। ये इसमें सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती है, गवर्नमेंट स्टेट कोई आपके पास लिमिट नहीं कर सकती है, ये आपके पास मौलिक अधिकार है, आप अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो केस था आपके पास, केशवानंदा भारती केस 1973, वो इसी के ऊपर आपके पास हुआ था। केशवानंदा भारती आपके पास केरल में एक मंदिर है, उसके मठ के एक पुजारी थे, ठीक ना। और केरला गवर्नमेंट ने आपके पास क्या है कि मतलब कि उस मंदिर को अपने अंडर लेने की कोशिश की थी कि इस रिलीजियस अफेयर है, इसको हम मैनेज करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट तो लोगों को दिया जाता है, सिटीजन को दिया जाता है कि आप मैनेज करो, ठीक है। तो इसी को लेकर केशवानंदा भारती जो थे वो आपके पास कोर्ट में चले गए थे, क्योंकि ये जस्टिसिएबल है, ठीक है, तो कोर्ट में चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा आपके पास ये बहुत लैंडमार्क केस बना था आपका, 6:5 की मेजोरिटी में केशवानंदा भारती ये केस जीत गए थे। लेकिन फंडामेंटल राइट को ओवर पावर करना आसान नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये 26 के अंतर्गत आता है आपके पास, ठीक है। 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन आप प्रोपेगेट कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, आपको आप अगर प्रोपेगेट कर रहे हो तो मंदिर बनाए हो या कुछ मस्जिद बनाए हो या कुछ भी आपका गुरुद्वारा सब है, टैक्स नहीं लगेगा। तिरुपति मंदिर, ठीक ना, साईं बाबा का मंदिर या कोई भी कामाख्या मंदिर, बहुत ज़्यादा आपके पास वहाँ पे लोगों की श्रद्धा होती है, सोना चढ़ता है, पैसे चढ़ते हैं, तो लोगों की आस्था है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती कि भाई जो भी हुआ इसमें भी हमको जीएसटी दो, नहीं लगा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। तो वहाँ पे मंदिरों में इन सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चंदा जाता है, जो भी जाता है आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हो, ये भी फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना, ठीक है। 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आपको इसका भी राइट है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है आप उसमें अटेंड कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं है। जैसे कि आप हिंदू हो तो आप कोई मुस्लिम आपके पास रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप उसको अटेंड अगर करने जाते हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, वो रोक सकते हैं वो धार्मिक चीज़ों पे, लेकिन सरकार नहीं रोक सकती। अभी भी अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह पे आपके पास मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि कोई रोका जाता है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी आपके पास हो गया, एक मतलब कि लोगों की मन भावना भी आपके पास है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा जो भी। मैं भी आपके पास अजमेर शरीफ गया हुआ हूँ, ठीक है, अजमेर दरगाह गया हूँ, तो बहुत जगहों पे आप क्या जा सकते हैं, मुस्लिम हिंदू के मंदिर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। हाँ, जो होता है लोगों के बीच में वो अलग बात है, लेकिन सरकार रोक नहीं लगा सकती है। तो ये 25 to 28 जो भी आपके पास है, ध्यान रखिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत आपके पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 29 to 30, आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी आपके पास है, एक मेजोरिटी आपका हिंदू हुआ, बाकी जो भी आपके पास है मुस्लिम सिख ईसाई SC ST ट्राइबल जो भी आपके पास है, वो सारे के सारे माइनॉरिटी, ये अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पहाड़ों पे लड़े रह रहे हैं या लैंड्स में भी आपके पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका एक अपना कल्चर है, बोलचाल की भाषा है, ठीक है, लिखने का कुछ एक कला है, या कोई आपके पास पेंटिंग है, ड्राइंग है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट करने के लिए उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक ना। कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आपके स्टडी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। 30 क्या, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या है कि माइनॉरिटी जो लोग हैं वो अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर बचाएंगे, तो कैसे बचाएंगे?
उन्हें आता है, तो प्रोपेगेट करेंगे ना अपने लोगों के बीच में, तो उसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अपना मंदिर, भगवान का मंदिर जो भी है, देवी माता का मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद या जो भी आपके पास उनका इंस्टीट्यूशन है वो बना सकते हैं प्रोपेगेट करने के लिए। ये माइनॉरिटीज़ का राइट है और इस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, तो 29 to 30 आपके पास आ गया कल्चरल एजुकेशनल राइट। 32, इससे पहले एक 31 भी था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन उसे हटा दिया गया, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट बन गया है, आर्टिकल 300A में चला गया। ऑफ कोर्स कैपिटल ए मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा कुछ होता है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू इंटर होता है। ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। अब मतलब समझिए आपके पास क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी ये सब तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार 78 मेंस बीपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, केवल इस पे एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, BR अम्बेडकर साहब, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इससे ही सबसे मेन फंडामेंटल राइट बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल। ठीक ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का बोला जाता है। फंडामेंटल राइट तो हमने दे दिया, अब अगर वो लागू नहीं होता, मतलब लागू तो हो ही रहा है, लेकिन अगर सरकार हनन करती है किसी भी तरीके से, आपके पास किसी भी तरीके से हो रहा है, तो आप कोर्ट के थ्रू जाओगे, कैसे जाओगे? तो ये आप इस मतलब आर्टिकल के थ्रू आप जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी। क्या 32 का राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक ना, कोर्ट जा सकते हो कि अपना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने के लिए, मैंने बोला था ना फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसेबल, इन्फोर्स कराने के लिए आप जा सकते हो। किस चीज़ के थ्रू जा सकते हैं? इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ, बहुत सारे रिट्स हैं, वो क्या क्या रिट्स हैं, कैसे जा सकते हो देखिए। हैबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस क्या है कि आपके पास सरकार जो भी है, ठीक ना, वो उस आदमी को, इंसान को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या कोई भी आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको आपके पास ऑर्डर इशू कर सकती है कि आपने इनको किस लिए डिटेन किया है, किस लिए अरेस्ट किया है, अगर जो भी हुआ है तो आप मेरे सामने प्रस्तुत करो, हमारे सामने लाओ, कोर्ट के सामने लाओ। ये हैबस कॉर्पस के अंतर्गत आपके पास हुआ। ठीक है, तो हैबस कॉर्पस आपके पास क्या है कि ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकती है और पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी आपका इशू कर सकती है। ठीक है, ये एक रेट हुआ। सेकेंड इज योर मैंडेमस, वी कमांड। ठीक ना, मतलब कोर्ट जो है आपके पास, हाई कोर्ट का तो बाद में देखेंगे, अभी 32 के राउंड आपके पास सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पास, किसी भी आपके पास निचले वाले जो भी आपका लोअर कोर्ट है उनको आपके पास, ठीक ना, या पब्लिक बॉडी है उनको आपके पास ये बोल सकती है वी कमांड कि आप अपनी ड्यूटी सही से करो। अगर वो सही से नहीं कर रहे हैं तो, टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो कोई पब्लिक बॉडी, कोई भी इन्फीरियर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट आपके पास, इन्फीरियर कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको आपका बोल सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरा करो, तो वी कमांड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स कर सकती है। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, सुप्रीम कोर्ट आपके पास प्रोहिबिशन रिट्स निकाल सकती है, रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है लोअर कोर्ट्स को आपके पास कि आप ये काम मत करो, रोक दो। ठीक ना, रोका जा सकता है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को कि आप ये काम मत करो, मतलब कि आपका जो भी जुडिशिक्शन है आप उसको ओवर पावर मत करो, आप इसमें कुछ आगे बढ़ते जा रहे हो कुछ गलत तरीके से, तो रुक जाओ। ये रिट्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, सर्टियरी, तो प्रोहिबिशन तो क्या है कि ये केवल रोकने वाली बॉडी है कि हाँ, मतलब कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो रोक दिया गया, लेकिन सुधार करने का भी तो होना चाहिए। तो एक और रेट है सर्टियरी, टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पास, लोअर कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी, इन सब चीज़ों को ये बोल सकती है कि आप ये केस मेरे को ट्रांसफ़र कर दो या किसी हायर मतलब कोर्ट में आपके पास भेज दो। ठीक ना, तो ये एक मतलब कि केवल प्रोहिबिशन वाला नहीं हुआ, एक सॉल्यूशन भेजने वाला भी एक रिट्स हुआ, सर्टियरी, टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को आपके पास ऑर्डर देगा कि हाँ आपके पास इसको मतलब कि ट्रांसफ़र कर दो इस केस को, ताकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो टोटल 5 आपके पास रेट है। एक रेट आपके पास क्यू वारंटो, क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, कोर्ट आपके पास ये पूछ सकती है कि आप किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, मतलब ये कोई भी इलीगल असम्पशन हो रहा है, मतलब कि
असंवैधानिक तरीके से किसी भी चीज़ों पे कब्जा कर रहे हैं तो कोर्ट पूछ सकती है कि आप क्या अथॉरिटी से, आपकी क्या अथॉरिटी थी, आपका इसमें पावर है भी कि नहीं है, आप किस कारण से आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप हमें बताइए। तो इस पाँच आपके पास ये रिट्स है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये रिट्स जो है आपके पास ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही आपके पास इशू कर सकती है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकती है। ठीक है, और हाई कोर्ट का आपके पास क्या है कि रिट्स इशू करने का पावर थोड़ा ज़्यादा है, ब्रॉड है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट केवल रिट्स इशू करेगी, लेकिन केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे। और हाई कोर्ट आपके पास 226 पे आपका रिट्स इशू कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा बाकी राइट्स अगर जो भी है उसका ही वायलेशन होता है तो वो कर सकती है। तो रिट्स इशू करने में आपके पास हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट के पावर से ज़्यादा है, पावर मतलब कि रेंज ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो इतने आपके पास फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को मैंने बोल ही दिया है कि ये इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल आपके पास है। ठीक है, कोर्ट आपका कुछ भी करेगा तो सिटीजन आपके पास जा सकते हैं कोर्ट के पास। ठीक है, अगर मतलब उनका हनन होता है तो। ठीक है, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे राइट्स है आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। 29, 30 जो भी है, 27, 28, 26 का तो मैंने बोल ही दिया आपका, केस वन अंदर भर्ती केस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 24 आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, चिल्ड्रन फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट आपके पास मतलब कि रोक दिया जाता है अगर हजार्डस सिचुएशन आपके पास है तो। ठीक है, 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मैंने बोला है कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, 21 बहुत ब्रॉड है आपके पास, राइट टू लाइफ समझ सकते हैं। 22 ये मैंने बोल दिया है कि एक आपके पास जुर्म के खिलाफ है, और 22 आपके पास अरेस्ट के खिलाफ आपके पास है। ठीक है, 19 प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एक्सप्रेशन, ये सभी। ठीक है, 17 काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, दिखने में आपके पास छोटा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आसान भी होते हैं, ये सब स्कोरिंग एरिया होते हैं, लेकिन आपको मालूम रहेगा तो स्कोर करोगे, नहीं तो मिस हो जाएगा। 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, 16, 15 आपको ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 15 की किसी भी तरीके का भेदभाव ना होगा, 14 आपका सिक्योरिटी बिफोर लॉ। तो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, कभी छूटेगा नहीं आपके पास, चीज़ें आसान है, हो जाएगी, बस एक दो बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम के समय देख लीजिएगा आपका इस लिस्ट को, जो भी क्वेश्चन होंगे बन जाएंगे। ठीक है, राइट। हाँ, और वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।